नमस्ते। मैं किशोर इंफॉर्मेशन मीडिया की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 तारीख से जो हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मतलब उद्घाटन हो गया है, तो आज दूसरा दिन है और आज हिंदी विभाग में हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवास सर हैं, डॉक्टर दास सर हैं और पूजा मैडम, और यहाँ पर मेरे साथ भारती जी है जो कि हमारे जो साक्षात्कार है उसी में हमको सहयोग करेंगे। तो आज का विषय ये है कि सर जो भी आए हैं सब हमारे दक्षिण भारत से आए हैं, और आज कल मतलब एक चीज़ हो गया है कि भाषा को लेके हमारे मन में थोड़ा थोड़ा द्वेष निकल रहा है। भाषा मेरे हिसाब से हमारे जो भाव जो है हम एक दूसरे से मतलब ये प्रकाश करते हैं, तो एक मीडियम होना चाहिए, ना कि ये मेरा भाषा बड़ा है तो उसका भाषा छोटा है, तो ऐसा तो नहीं होता है। पर उसका सल्यूशन या निराकरण क्या होना चाहिए, ये हमारे अतिथिगढ़ से हम जानना चाहिए। सर आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है और ये मंच पे। तो सबसे पहले मैं राज सर आपसे मतलब जानना चाहूँगा कि सर आप बहुत दिन हो गए मतलब बेंगलोर में है, जैसे कि आपसे बात भी कर रहा था कि सर आपने कभी नौकरी नहीं की है। बिना नौकरी के बेंगलोर जैसे शहर में एक साहित्यकार और कवि होना मतलब थोड़ा सा ना बचने वाली बात है। मतलब ये मेरा हृदय की जो बात था मैंने बोल दिया। तो सर कैसे आपने ये शुरुआत किया है, ये हम जानना चाहते हैं, और फिर आपका पूरा जीवन का संघर्ष और ये फिर जो शिखर तक पहुँचने की कहानी आप दर्शकों को बताइए। जी, मैं राज रहने वाला बिहार का हूँ जी, लेकिन पिछले 3 डिकेड्स 3 दशक से मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में, कर्नाटक में। मैं जिस दिन पहली दफ़ा भी बेंगलोर गया था तो मुझे अनजान शहर बना लगा, और आज भी जो मैं हूँ वहाँ पे, तो जैसी स्थिति पहले थी, जो व्यवहार सुंदर था वो आज भी है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ। भारत का तो हूँ, वो भी भारत है, यहाँ भी भारत है, संपूर्ण भारत है। तो ये भाव हमेशा रहा है वहाँ के लोगों में। मैं ये विश्वास और यकीन के साथ कह सकता हूँ, कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं हिंदी भाषी हूँ और वो कन्नड़ बोलते हैं या कोई और भाषा, ऐसा कभी नहीं। मैं एक बात इस विषय में कह दूँ कि सिर्फ समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि वो जो अपनी भाषा में कन्नड़ में बोलते थे, तो वो मुझे शुरू में समझ नहीं आता था। मैं हिंदी बोलता था तो उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे मैंने भी उन भाषाओं को समझने की कोशिश की, वो समझ में आई बात, और फिर हिंदी को मुझे समझने की कोशिश की। कभी भी द्वेष बोल के कोई चीज़ आज तक नहीं था। अगर आज कुछ उत्पन्न हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का स्वार्थ है जिससे वो पूरा होना शायद वो नहीं कर सकता, कि वो राजनीतिक स्वार्थ है या सामाजिक है, लेकिन ये स्वार्थ है। भाषा का कभी भी आपस में टकराव नहीं। भाषा, आपने सही कहा कि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति की एक माध्यम है उसका। तो उस माध्यम, वो माध्यम हम गूंगा तो रह नहीं सकते, अभिव्यक्त करना है तो दोनों ही भाषाएं या कोई भी भाषा वो आपकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है, उसकी ज़रूरतों को बात करता है। तो ऐसा कोई टकराव मैंने नहीं देखा है आज तक। हाँ, अब अखबारों में कहीं कहीं ये बताएं। सर आपके जीवन के बारे में सर बताइए, मतलब ऐसा और कुछ आपकी लिखी कुछ निकला होगा, कुछ प्रकाशित हुई होगी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, मैं 31 साल जी जेल में रहा। जेल में रहा, सजा याफ्ता कैदी रहा। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि मैं एक उच्च जेल अधिकारी का पुत्र था, तो मुझे उस कैंपस में ही पलना पड़ना था। तो ये एक विडंबना है।
लेकिन इसका असर मेरे साहित्य पर हुआ, क्योंकि मैं जब जेल में मिलता था लोगों से, कैदियों से और सभी लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके जीवन को जरा मैं समझूं, तो मैं समझता था। और जब बातें होती थी तो ऐसा मैंने कई कैदी से मेरी मुलाकात हुई जो दोषी नहीं थे, लेकिन जेल के अंदर में बंद थे। तो ये सामाजिक विडंबना है कि हम किसी को झूठ बोल के जैसे भी फंसा के उसको जेल में भेज दें या इस तरह से करें। तो ये सामाजिक दोष मेरे दिमाग पर हमेशा वो हथौड़ा मारता रहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये जो चीज़ है ये मुझे हमेशा तो मैंने सोचा कि इसका निराकरण कैसे किया जाए, निवारण कैसे हो। तो वो मुझे लगा कि साहित्य से बेहतर, साहित्य से अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है एक आंदोलित समाज को खड़ा करने के, ताकि जहाँ झूठ को त्यागा जाए और सच को परिभाषित करके उसको अपनाने की कोशिश की जाए। तो उस दिशा में मेरा साहित्य शुरू हुआ और तब से एक ज़रूर मेरे साथ एक बात थी कि मैं एक सक्षम माता पिता के घर पैदा हुआ था, तो मुझे नौकरी करके कमाने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा बहुत कुछ करके, जैसे कहीं शिक्षा देके, कहीं पढ़ा के, या कभी किसी कंपनी में लोगों ने किया मार्केटिंग और सेल्स में कुछ दिन रहे, तो इस तरह से मेरा जीवन यापन चलता रहा। और घर का जो था, जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड से कभी मुझे उस तरह की परेशानी नहीं हुई। हालांकि मैंने हमेशा त्याग किया है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ पाने का। मेरी कभी इच्छा नहीं रही कि मैं कुछ पालूं। मेरी इच्छा ये रही कि जिस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक थोड़ी कोशिश, छोटी कोशिश हो, उससे मैं कुछ दे पाऊँ यहाँ से विदा लेने के पहले, इस धरा, इस पृथ्वी से विदा लेने से पहले मैं कुछ कर पाऊँ। इसलिए मैंने एक फाउंडेशन की संरचना की। साथ में 51 किश्तों में एक मेरी किताब बहुत जल्दी आ रही है जिसका नाम है जीना चाहता हूँ मरने के बाद। बहुत सुंदर सर। और एक फाउंडेशन है जीना चाहता हूँ मरने के बाद। मेरी पुस्तक भी है, फाउंडेशन भी है। पिछले 51 सालों से ये फाउंडेशन चल रहा है और उस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ। 2 किताबें मेरी प्रकाशित हैं 1972 में, 1972 में। एक है किराए की मौत और एक है कूट का डब्बा। किराए की मौत में नाटक है, कूट का डब्बा उपन्यास है। लंबी कहानी है, लंबा इतिहास है। मैं बन जाऊँ कहानी, कहानी कहते कहते, यही तमन्ना है। और मेरे साथ यहाँ पर श्रीनिवास सर हैं। सर, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। भाषा के मतलब आधार पर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद तो सबसे पहला राजधानी जो बना हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। तो भाग्य का किस्मत देखिए कि आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में मतलब बट गया फिर, मगर तेलंगाना एक मतलब अलग सा इतिहास है उसका। जैसे कि मुगलों के दौर में वहाँ पर मुगलों का शासन मतलब आया, मतलब भाषा का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। तेलंगाना का संस्कृति जो है मतलब बहुत ही गहरी है और शोध का विषय है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में मतलब हिंदी का जो स्थिति आज के दौर में कैसा है, क्या मतलब आगे के लिए संभावनाएं है? जी, सर्वप्रथम मैं संक्षेप में अपना परिचय देना जी चाहता सर। हूँ। मेरा नाम एम श्रीनिवास राव है और मैं तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के जहीराबाद मंडल के पुत्तुर्बी गांव से आया हूं और मैं हिंदी शिक्षक के रूप में MP UPS दुध्याला वटपल्ली मंडल में सेवारत हूं। और मेरी यानी यात्रा शिक्षक के रूप में शुरू हो गई है। इससे पहले मैं जब निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काम करता था तो बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए, हिंदी में उनका प्रवेश कराने हेतु दक्षिण भारत हिंदी 50 सभा मद्रास
शाखा हैदराबाद तथा हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के माध्यम से छात्रों को विविध स्तर पर मैं परीक्षाएं लिखता हूँ। इस तरह कई छात्र यहाँ जहीराबाद और संगारेड्डी जिले में ऐसे हैं जो हिंदी से परिचित हैं, हिंदी में प्रवीण हैं। तो इस तरह अभी भी मैं हिंदी शिक्षक के रूप में ही काम कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि तेलंगाना का साहित्य बहुत प्रेरणादायक है और इसका इतिहास भी बहुत गहरा है। जहाँ तक हिंदी के संबंध में प्रश्न है तो हिंदी यानी हैदराबाद में या तेलंगाना में मुगल शासकों जैसे आपने कहा, उसके बाद में हैदराबाद शासकों, निजाम शासकों के प्रांत होने की वजह से हिंदी पर दक्षिणी का प्रभाव पड़ा। वहाँ दक्षिणी भाषा बोली जाती है जिसमें हिंदी और उर्दू का समावेश होता है। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि हैदराबाद में हिंदी, तेलंगाना में हिंदी बहुत आगे है सभी क्षेत्रों में, क्योंकि हैदराबाद में जो लोग स्थित हैं, तेलंगाना में जो लोग स्थित हैं, ये दो तीन राज्यों से सटे हुए हैं। इधर मैं जिस प्रांत में रहता हूँ वो कर्नाटक है, महाराष्ट्र का बॉर्डर। इसलिए वहाँ पर कम से कम हर आदमी जो पढ़ा लिखा हो या ग्रामीण व्यवस्था व्यक्ति हो, जो छात्र हो, एक लड़का लड़की जितने भी हों, पढ़े अनपढ़े, उनको कम से कम 3-4 भाषाएं आसानी से आ जाती, क्योंकि वो दो-तीन राज्यों से सटे हुए हैं। इसलिए भाषा का वहाँ हिंदी का तो कोई समस्या नहीं है, सब लोग बोल लेते हैं हिंदी। लेकिन वहाँ उत्तर भारत हिंदी और दक्षिण भारत हिंदी में जो हिंदी का राज्य होने के कारण तेलंगाना में मातृभाषा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसमें हो सकता है तेलुगु हो सकता है, कुछ प्रांतों में कन्नड़ हो सकता है, कुछ प्रांतों में मराठी हो सकती है। तो इस तरह मातृभाषा के प्रभाव होने के कारण पूर्ण रूप से जो उत्तर भारत में जो हिंदी बोली जाती है उस प्रकार से न होकर अलग होती है। इसलिए हिंदी का जो भविष्य है वो तेलंगाना में वो बहुत उज्जवल है। एक प्रथा है, एक प्रचलन में बात है कि दक्षिण में हिंदी की जो स्थिति रहती है वो कुछ कमज़ोर है। ये बात मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे एक समय था, जैसे भाई साहब ने इससे पहले कहा कि कुछ कारणों के वजह से हिंदी को एक विशेष रूप में देखा जा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रभाव हो सकता है, लेकिन पूर्णता नहीं है। पूर्णता ये देखा जा सकता है वहाँ पर कि हिंदी में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, हिंदी का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। सभी लोग हिंदी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। और ये हैदराबाद, विशेष करके हैदराबाद की जब बात निकलती है, हैदराबाद में देश के अन्य प्रदेशों से, विभिन्न प्रांतों से सभी तरह के कर्मचारी हो, अफसर हो या सामान्य कर्मी हो, सब लोग वहाँ पर आकर बसते हैं। इसलिए उनका जो रहन सहन है, उनकी जो भाषा बोलचाल की है वहाँ पर स्थित है। और वहाँ के रहने के कारण वो लोग भी जो उत्तर भारत से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं या किसी अन्य प्रदेश से भी आते हैं, तो वो लोग भी कन्नड़, तेलुगु हो, वहाँ की भाषाएं आसानी से सीख लेते हैं। उनका प्रभाव इन पर होता है और हिंदी में वो मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बात गलत है कहना कि ये दक्षिण में हिंदी का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है अवश्य है। हिंदी उत्तरोत्तर विकास कर रही है, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारे साथ पूजा में बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो मैं के बारे में हम थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे, तो परिचय दीजिए। और जी, मेरा नाम पूजा राज है
हिंदी और साहित्य से ज़्यादा लगाव अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी श्री राज दादा जो मंच पे अवेलेबल हैं अभी यहाँ पे, और इनके साथ बहुत ज़्यादा मंच का संचालन देखने को मिला, समझने को मिला, सुनने को मिला और सीखने को मिला, सबसे बड़ी बात। तो उसके वजह से हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं और हम इसी लिए आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना हुआ, बहुत सारे श्रोताजन थे, बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लोग जिनको हम बस देखते हैं और स्वप्न में इमेजिन कर सकते हैं कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होंगे, उनसे मुलाकात हो रही है, उनको उनका संचालन देख रहे हैं, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदी के बारे में साउथ में 22 साल रहने के बाद हिंदी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं हम, और क्योंकि साउथ में ही पढ़ाई हुई, मेरा ग्रेजुएशन माउंट कार्मल कॉलेज से हुआ है, मिशनरी कॉलेज था, तो वहाँ से पढ़ के उसका फिर MBA मैंने अलायंस में ही से बैंगलोर से किया। सो दोनों के दोनों ही मिशनरीज थे, तो अंग्रेज़ी हिंदी का मिक्सचर है, लेकिन ऑलवेज़ हाई रिगार्ड्स फॉर हिंदी, ऑलवेज़ हाई रिगार्ड्स फॉर रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी जो थी उसके ऊपर लोगों ने रीजनल लैंग्वेज भी बनाए हैं, जो अपने, क्योंकि हर 5 कोस पे पानी का स्वाद जिस देश में बदल जाए, इंसान का रंग रूप वेशा, बात करने का लहजा, त्यौहार मनाने का लहजा, जैसे आपको हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, साउथ में ये पोंगल हो गया, ओणम हो गया, पंजाब में बैसाखी हो गई, बिहू हो गया आपको उड़ीसा में, और आपको तिल संक्रांत हो गया बिहार में, उत्तर प्रदेश में। सो हर 10 कोस पे जहाँ पे भाषा, रंग, वेशभूषा और इंसान का पूरा जिसको कहते हैं नींव रखती है किसी सभ्यता की, वो बदल जाए, तो फिर वहाँ पे एक चीज़ जो जोड़ी रखी है वो हिंदी है। बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने प्रांतों की भाषा को भी तवज्जो देते हैं, साथ साथ हिंदी को भी तवज्जो दी जा रही है। हिंदी को तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पे हम सम्मिलित हैं, एकत्रित हैं, और जहाँ पे बोला जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो माँ को तो कभी भूला नहीं जा सकता है, और जहाँ पे बीजारोपण हुआ है उस भाषा को भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये होता है बैलेंस बना के हम देशवासी चल रहे हैं, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। तो अगर हिंदुस्तानी का सही मूल मतलब निकाला जाए तो हिंदी है, और हिंदी हमेशा ही रहेगी, हिंदी भाषी हमेशा ही रहेंगे, वो मूल भाषा को के अलावा। नमस्कार, मेरा नाम भारती रानी दास है, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा, हिंदी विभाग, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय संगोष्ठी 3 दिन से हमारा हो रहा है और होगा भी आगे। 15 में कार्यक्रम हमारा समाप्त हो चुका है, और आज 16 का अंतिम क्षण भी आ गया है, और 17 को भी हमारा कार्यक्रम है। तो हमारा जो विषय है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी की दशा एवं दिशा। अभी हम हमारे जो गुरुजन हैं, गुरुवर आए हैं, इतने बड़े बड़े गुरुवर आए हैं, इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि हिंदी हमारी अंतर हृदय की भाषा है, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी से हम अपने हर भाव को हम व्यक्त कर सकते हैं। अभी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। भारतीय साहित्य के अंतर्गत केवल हिंदी नहीं आता, जैसे कि तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, ये सब भाषा आ रहे। और हम जो विद्यार्थी हैं, हम लोग भारतीय साहित्य में सभी भाषाओं के जो रचना है, जो तेलुगु में है, तमिल में है, असमिया में है, सबको हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो उड़िया हमें अपने आप पर कभी कभी गर्व होता है कि हम हिंदीतर भाषी है। हम हमारा मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारा मातृभाषा उड़िया है, लेकिन हम उड़िया होकर भी हिंदी को अपना रहे हैं। आप लोग साउथ के होकर भी, आप लोगों की मातृभाषा हिंदी ना होकर भी हम लोग हिंदी को अपना रहे हैं और हिंदी को आगे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप पर गर्वित हैं। तो हिंदी को
ऐसे मतलब ऐसे गुरुवर है जिनके कि मतलब बाहर रह रहे हैं, वे लोग दक्षिण में है, दक्षिण में हिंदी का उतना प्रभाव नहीं है बोलते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि हिंदी को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों से हम प्रेरित होंगे, जैसे कि बड़े बड़े महान व्यक्तियों से हम मिले, प्रेरित होंगे और अपने जीवन में हिंदी तरभाषी होकर भी हिंदी को आगे ले जाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो सर ये हमारा मतलब संगोष्ठी का तो अंतिम दिन मतलब आने ही वाला है, कल तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये दिन कैसे गुजर गए सर, पल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तो सर कैसा रहा आपको, मतलब यहाँ आके कैसे लगा, मतलब थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए कि सबका मुझे लेना है, कैसा लगा ये। और ये जगह कोरापुट की पावन भूमि इसलिए कहूँगा कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है यहीं पर। और वैसे मैं झारखंड से हूँ, मेरा पिताजी जो मतलब झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। और यहाँ की मिट्टी में ऐसी सुगंधता है कि ये आपका जितना मतलब ज्ञान का जो भूख है, अगर आप एक बार उसको मतलब पीछे चले गए तो वो नहीं मिटने वाली है। तो थोड़ा सा मैं ज्ञान के पास वो पूछता रहता हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। चीज़ें कैसी होती है कि यहाँ पर आपको आके मतलब कैसा महसूस हो रहा है, आप थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। मैं एक लाइन में कहूँ जी सर। एक पंक्ति में पूरी बात कहने की कोशिश है मेरी सर कि जैसे ही मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरा और जब यहाँ की वादियों से गुजरता हुआ इस कैंपस तक पहुँचा, तो मुझे ये लगा कि ये प्रकृति, इसकी मुस्कुराहट, इसकी खूबसूरती, इसकी खिलखिलाहट मुझे पुकार रही हो और कह रही हो कि ना जा, अब न जा। धन्यवाद सर। सर आप साहित्यकार हैं, कवि भी एक है सर, आपका कोई कविता का एक अंश हमारे दर्शकों के लिए होगा, या फिर नाटक का एक मतलब डायलॉग जो रहता है सर, वो मतलब सुना दीजिए सर। मैंने अभी सुनाया था, उसके बीच से एक अंश निकाल के सुनाता हूँ और एक नाटक का अंश दे देता हूँ। न शोहरत के अलम मांगूं, शोहरत से दुख होता है मुझे, अलम का मतलब दुख। तो न शोहरत के अलम मांगूं, न दौलत का ठिकाना हो, इसमें परिचय है मेरा। न शोहरत के अलम मांगूं, न दौलत का ठिकाना हो तो बस इतना हो, मोहब्बत का ज़माना हो। सर क्या बात है, धन्यवाद सर। आप ये सब माहौल को देखकर मुझे एक कविता याद आ रहा है सर कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक क्या है। बात, क्या बात, क्या बात। सर आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कोई पंक्ति सुना दीजिए। तेलंगाना की मतलब मिट्टी का खुशबू यहाँ पर भी मतलब क्या बोलते हैं, अपना सुगंध यहाँ पर फैलाए। तो आपने जैसे पूछा कि यहाँ का वातावरण कैसा लगा। जी सर, बहुत बढ़िया है सर। हम कुछ मतलब उसके साथ भी कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी कृति जो मतलब ये किए हुए हैं, कुछ अपने नाटक लिखा होगा, कुछ पंक्ति सुनना चाहेंगे सर। जी। तो यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। यहाँ आकर हमें कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा है हमने। और हम तो प्रोफेसर हेमराज जी मीणा तथा पांडे साहब इन्होंने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ हम आकर बहुत प्रसन्न हैं और कई विषयों को यहाँ पर सीखने का अवसर सर आपने कुछ कृति वगैरह कुछ है। जी है लेकिन अच्छा ठीक, कोई ना। तो मैडम कुछ जाते जाते मतलब आपको हिंदी को बोलने की तो टूटी फूटी आप बोल लेते हैं, मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ,
मतलब माहौल ऐसा है कि हमको अपना शिक्षा वगैरह ये सब सारी चीज़ों में मतलब उलझ के भाषा के लिए मतलब जो प्यार रहता है ना, इसलिए हम समय नहीं दे पाते हैं। मगर कुछ खास संदेश आप देना चाहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय संगोष्ठी हो रहा है हिंदी के लिए, तो आपके मतलब विचार थोड़ा सा प्रकट कीजिए। और यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है कि बाहर मल्लाह की मतलब गूंज चल रही है, तो इसी के बीच में जब भी हिंदी की बात आती है तो राष्ट्रवाद होता है, वो उमड़ता है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, और तो हमेशा ही से एक पोयम याद है पापा की, जी जो बचपन में जब वो जेलर थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, तो पिताजी ने एक लेख लिखा था 7वीं कक्षा में। जी तो ए माँ तेरे रक्षक हम, क्योंकि माँ मैं बोल रही हूँ, एसोसिएट कर रही हूँ हिंदी को। ए माँ तेरे रक्षक हम, मानेंगे सारे नियम। इस बाकी वतन के लिए, मैं इन पे छोड़ती हूँ। इस वतन के लिए हमने प्रण किए, तिरंगे झंडे तले आ गए हम। ऐ माँ तेरे रक्षक। सर शायद मेरे ख्याल से प्रिपेयर हो गए हैं, मतलब अभी सर कुछ सुना देंगे जाते जाते जी। कि ये बहुत बढ़िया सा माहौल लग रहा है आज मुझे। आज दिन का सबसे बढ़िया माहौल ये अच्छा लगा कि जहाँ से मतलब अगर हम मरीचिका जो बोलते हैं, मरुभूमि बोलते हैं, वहाँ को अगर पानी मिल जाए तो जैसा लगता है, तो हिंदी का जो उद्गमन है जहाँ पर मतलब हम सोच एक अंधा सा आदमी सोच सकता है कि मतलब ऐसा ऐसा कृति आएगा, बेंगलोर से आएगा, हैदराबाद से आएगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। और सर शुरू कीजिए। एक छोटी सी कविता है मेरी। जी। निराशा के अंधकार से निकलकर आशावादी बनकर जीना सीखो। वाह। निराशा के अंधकार से निकलकर आशावादी बनकर जीना सीखो, तब क्या क्या अद्भुत होगे तुमसे, एक बार कल्पना कर देखो। क्या बात। निराशा के अंधकार से निकलकर आशावादी बनकर जीना सीखो, तब क्या क्या अद्भुत होंगे तुमसे, एक बार कल्पना कर देखो। निराशा निरीह है, रोते को रुलाती जाएगी। जी। निराशा निरीह है, रोते को रुलाती जाएगी। आशा बलीय है, सब कुछ सुधरती जाएगी। निराशा निरीह है, रोते को रुलाती जाएगी। आशा बलीय है, सब कुछ सुधरती जाएगी। आशा का एक किरण ही जग को कभी जगाएगी। आशा का एक किरण ही जग को कभी जगाएगी। घनघोर भरे अंधकार को धीरे धीरे भगाएगी। मैं जाते जाते एक मतलब बात बोलना चाहता हूँ। राह से भटके राही को सही राह दिखलाएगी। राह से भटके राही को सही राह दिखलाएगी। धीरज धरकर चलने पर मंजिल तक पहुंचाएगी। बहुत सुंदर। ये आशा के बारे में सर बात किए, तो मतलब जाते जाते एक चीज़ मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से है, पैंडोरा बॉक्स आप जानते होंगे, तो उसमें गॉड मतलब भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया, मतलब आदमी तभी क्या बोलते हैं कि सिंपल था, जैसे साधारण सा था, मन में कोप क्रोध कपट कुछ भी नहीं था। तो जब दिया गया था, बक्सा दिया गया था, उसको बोला गया था कि मत खोलना, ऐसे नहीं खोलना। तो अचानक स्त्री का स्वभाव रहता है, तो बोले कि इसमें गए कुछ होगा, तो वो खोल लिए, तो सारा चीज़ निकल के आ गया। काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, सब कुछ आ गया वहाँ पर, दुनिया त्रस्त हो गई। तो फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि सर आपने भगवान आपने इतना सारा चीज़ दे दिया, इतना मतलब नेगेटिव चीज़ मतलब जो दे दिया है, तो फिर हम कैसे यहाँ पर जिएंगे। तो सारे बक्से के एंड में एक चीज़ आया, वो था आशा, होप, क्योंकि आज भी मतलब ये होप या फिर आशा, उनमें से जिंदगी मतलब कायम है। अपने कभी देखा होगा ससाक रिडक्शन मूवी, मतलब जो है देखा होगा, तो वो भी बोलते हैं कि वो मतलब हीरो बोलता है 13 साल के बाद वो छूट के जब निकल मतलब चोरी से भागता है, तो वही एक चीज़ बोलता है, होप इज द मतलब ग्रेट थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड।
मतलब उम्मीद से बड़ा चीज़ मतलब दुनिया में कहीं नहीं है, तो उम्मीद से दुनिया टिकी हुई है। तो हिंदी का आयोजन मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा का संगोष्ठी मतलब ये आयोजन हो गया, और हम भी मतलब ये आशा के साथ चलेंगे, क्योंकि एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें ये मतलब रहेगा कि हिंदी का प्रचार हो, प्रसार हो, और सारा मतलब हिंदुस्तान हमारा है, सारा भारतवर्ष हमारा है, और ये हिंदी क्या बोलते हैं कि वो धागे की तरह हमें मतलब जोड़ के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, और भारती जी आपका, पूजा मैडम आपका, सर आपका, और श्रीनिवास सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन मीडिया की तरफ से। वो बहुत हार्दिक बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।